हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। श्रम निरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए बाल श्रम निषेध अधिनियम पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो नए विद्यार्थी मुझसे जुड़ रहे हैं, अगर मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और लेबर इंस्पेक्टर वाला प्ले लिस्ट वाला को दबाइए और सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो बाल श्रम अधिनियम जो क्या है इस पर डिपेंड करता है। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम बच्चों के खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रह से निपटने के लिए बनाया गया था। यह मुख्य रूप से गरीबी और निरक्षरता से जुड़ा एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। नो डाउट, जब आदमी गरीब होता है और तभी अपने बच्चों को काम में भेजता है, अन्यथा नहीं। अशिक्षा और गरीबी ये दो मेन कारण है जिसके कारण बाल श्रम की जो समस्या उपजी है। बाल श्रम है क्या? तो बाल श्रम उन बच्चों को संदर्भित करता है जो कारखानों, कार्यशालाओं, संस्थानों, खानों और घरेलू श्रम जैसे सेवाओं क्षेत्र में वेतन या बिना वेतन के काम करता है। तो इसके अंतर्गत कारखाना आएगा, कार्यशाला आएगा, संस्थान, खान, घरेलू श्रम भी जोड़ा है गया, जैसे सेवा क्षेत्रों में बिना वेतन के या बिना वेतन के काम करता है। 1986 के बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम में एक बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कितने वर्ष? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। बाल श्रम के लिए संवैधानिक प्रावधान की बात किया जाए तो भारत में अगर हमारा संविधान के देख लिया जाए तो संविधान में ही बाल श्रम के लिए बहुत सारे उपबंध किए गए थे। जैसे संविधान में अनुच्छेद 15(3) को ले लिया जाए। अनुच्छेद 15(3) में बोला गया बच्चों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार देता है। मतलब राज्य चाहे तो महिला, बोला गया इसमें संविधान में, राज्य चाहे तो महिला और बच्चों के लिए अलग कानून बना सकता है उनके हित में। ये अनुच्छेद 15(3) में बोला गया। वहीं पर आपका अनुच्छेद 21 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 बच्चों को खरीद और बिक्री पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 39 जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश देता है। वहीं अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले इन अनुच्छेदों में भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों की दी गई है। ये भी आंगनबाड़ी, भाई आप खोलिए इन 6 वर्ष छोटे छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलाइए। अनुच्छेद 51(a) जोड़ा गया कि माता पिता पर बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने का एक मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया। माने मौलिक अधिकार में भी 21 में भी जोड़ दिया गया, 21(a) में, और यहाँ पर अनुच्छेद 51(a) में भी इसको जोड़ा गया कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि बच्चों के 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाए? शिक्षा दे। एक कर्तव्य में जोड़ दिया गया। अब आता है भारत में बाल श्रम का अगर देखा अवलोकन किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक, 10.1 मिलियन बाल श्रमिक है, जिसमें 5.6 मिलियन लड़के और 4.5 मिलियन लड़कियां शामिल। भारत में लगभग 42.7 मिलियन युवा स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मिलाकर भारत में सभी कामकाज बच्चों का लगभग 55% हिस्सा है। अर्थात इन राज्यों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मैंने सबसे ज्यादा बाल श्रमिक कहाँ हैं? तो सबसे ज्यादा बाल श्रमिक आपका उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, यही और मध्य प्रदेश, यही 5 राज्यों में 55% हिस्सा बनाते हैं बाल श्रमिकों का। क्वेश्चन बन सकता है। अब मेन मुद्दे पर हम लोग का आना है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। सबसे पहले 1986 बना, इसके बाद 2000 इसमें कुछ खामियां थी और खामियां में 2016 में इसमें संशोधन किया गया, लेकिन है अधिनियम का नाम थोड़ा सा बदला गया है 1986। और 2016 में जो है इनका संशोधन, तो जो संशोधन करने के बाद बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986 कैसा है उस पर हम लोग अवलोकन करते हैं। तो बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 को जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। पहले जम्मू कश्मीर छोड़कर, लेकिन अभी तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भारत के एक अंग है, तो अब ये पूरे भारत देश में लागू होगा, जिसमें सन 2016 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए इस अधिनियम का नाम बालक और कुमार श्रम, कुमार बने जो किशोर व्यक्ति, इसको भी शामिल कर लिया गया, प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 रखा गया। बस इसमें केवल
नाम जोड़ा गया। ये बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 रखा गया। 2016 में संशोधन, तो हम जो पढ़ रहे हैं 2016 का संशोधित वाला यह अधिनियम पढ़ रहे हैं। इस अधिनियम में ऐसे बच्चे जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया है उसे बालक, और 14 से ऊपर 18 वर्ष तक के बच्चों को किशोर के रूप में परिभाषित करते हुए अधिनियम में उल्लेखित अनुसूची के व्यवसाय और प्रक्रियाओं में नियोजन से प्रतिषेध किया गया तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दंड का प्रावधान किया गया। दोनों में अंतर यह है कि इसमें जो है दंड, उसमें दंड कम था, इसमें जो दंड की व्यवस्था ज्यादा कर दी गई है और इसमें और ज्यादा इसका दायरा जो है बढ़ा दिया गया। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2015 भी यहाँ पर आया, इसमें दायरे के अंतर्गत लाया गया। अर्थात उपरोक्त कानून उल्लंघन नियोजित बच्चों की यदि देख रेख की आवश्यकता हो तो उन्हें किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2015 के अंतर्गत पुनर्वास किया जाता है। लड़के भाग जाते हैं कभी कभी घर से स्कूल स्कूल भाग के रेलवे स्टेशन में आपने छोटे छोटे बच्चे लोगों को देखा होगा जो इस प्रकार का काम करते हैं। इनको क्या किया जाए, घर नहीं जाना चाहते तो इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था जो है किशोर व्यक्ति उनके पुनर्वास की व्यवस्था के लिए 2015 अधिनियम को अधिनियमित किया गया। ऐसे ही इसमें एक कंडिका और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को भी समाहित किया गया। बाल श्रम का एक महत्वपूर्ण कारण अशिक्षा है। बाल श्रम की समस्या को मूलतः समाप्त करने के लिए विधायिका ने इस अधिनियम को लागू किया जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने जाने का प्रावधान है। अब महत्वपूर्ण प्रावधान को देख लिया जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 मेन होता है धारा 3 के अनुसार। धारा 3 आपसे पूछा जा सकता है किसमें वर्णन किया था, धारा 3 में वर्णन किया गया किसी बालक को किसी उपजीविका या प्रसंस्करण में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या नियोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी बालक को प्रसंस्करण जहां पर नए चीज बनते हैं, उपजीविका माने कमाने अमाने के लिए यहाँ पर कार्य करने कारखाना में जो भी काम है का नहीं करने दिया जाएगा। ये किसमें बोला गया तो धारा 3 में बोला गया है। और धारा 3 का में एक और जोड़ दिया गया कंडिका, वो है किशोर। धारा 3 का अनुसार किसी कुमार को अनुसूची में उल्लेखित किसी उपजीविका या प्रसंस्करण में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यह नियोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। माने यहाँ पर 18 वर्ष को भी कुमार किशोर अवस्था को भी यहाँ पर कारखानों की अनुमति मनाही कर दी गई है। किसमें धारा 3 का, ये 16 में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था। दंड का ज्यादा व्यवस्था किया गया। तो शास्त्रीय जो है ये धारा 14 में दिया गया, इसके लिए दंड या शास्त्रीय। धारा 3 के उल्लंघन में प्रथम दोष सिद्धि की दशा में न्यूनतम 6 माह से अधिकतम 2 वर्ष तक कारावास। कुछ क्वेश्चन बन सकता है कितने, तो न्यूनतम याद रखेंगे 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास, या न्यूनतम 20,000 रुपए से अधिकतम 50,000 रुपए का अर्थदंड, या दोनों दंडनीय होगा। अर्थात न्यायाधीश चाहे तो न्यूनतम अगर इस प्रकार कोई बच्चे लोगों को काम कराते पाया गया तो न्यूनतम 6 माह का कारावास दे सकता है बच्चा, और साथ साथ एक साथ जुर्माना भी दे सकता है। अर्थात ये कहा गया है अगर उसको लगा, न्यायाधीश को लगा कि 6 माह से कम है तो 6 माह से 2 वर्ष तक को कारावास दे सकता है, और 20,000 से 50,000 रुपए जुर्माना, या तो केवल जुर्माना लगा के छोड़ सकता है, या तो केवल कारावास लगा के छोड़ सकता है, या तो दोनों कर सकता है। माने जो इसमें कारावास भी और जुर्माना दोनों दे सकता है, यह न्यायाधीश पर डिपेंड करेगा। दोबारा आप करते हो वही अपराध, द्वितीय पश्चात वर्षी दोष सिद्धि दशम न्यूनतम 1 वर्ष तथा अधिकतम 3 वर्ष तक कारावास दंडनीय होगा। मैंने 6 मास की जो कालावधि हो जाएगी 1 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 3 वर्ष, 2 वर्ष था उसको 3 वर्ष कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा भी याद रखेंगे 14, यहाँ पर ज्यादा सबको याद नहीं करना है, कुछ चीजों को आपको याद करना है और कुछ चीजों को आपको ये भी पता नहीं चाहिए कितना इसमें जुर्माना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। शास्त्रीय में यदि बालक के माता पिता द्वारा उल्लंघन किया गया हो, बालक के माता पिता स्वयं उल्लंघन कर रहे हो, तो प्रथम दोष सिद्धि की दशा में ऐसे बालक के माता पिता को अधिनियम में राहत देते हुए प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे माता पिता ने उक्त धारा का उल्लंघन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ना किया हो। अर्थात घर में कोई काम करा रहा है वाणिज्यिक प्रयोजन में, जैसे कारखाना चला रहे हैं और बच्चे लोगों को भी लगा दिए, ये अगर नहीं किया है तो उस पर धारा नहीं लगेगा। अर्थात किसी वाणिज्यिक प्रयोजन से किसी माता या पिता का संरक्षक ने बालक को नियोजित किया है या करने की अनुमति दी है तो भी तो वे ही दंड के भागी होंगे, अन्यथा नहीं। यहाँ पर घर का काम में हाथ बटा सकता है बच्चा। द्वितीय
या पश्चात परसी दोष सिद्धि की दशा में दोबारा अगर करता है तो 10,000 रुपए तक का अर्थदंड से दंडित किया गया है। किन परिस्थितियों में बाल श्रम को अनुमति दी जा सकती है? तो अधिनियम में कुछ अपवादित परिस्थितियां भी दी गई है जिससे किसी बालक को भी नियोजित किया जा सकता है। जैसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार निम्न परिस्थितियों में एक बालक को नियोजित किया जा सकता है। वो परिस्थिति क्या है? तो पहला है पारिवारिक उपक्रम जो किसी परिसंकट में उपजीविका या प्रक्रिया ना हो। माने परिवार आपके घर में भाई खपरा बना रहे हैं, जैसे सिंपल सा आप वो बना रहे हैं, ईट भट्टी का काम करते हैं, तो बच्चे लगे रहते हैं भाई, और पारिवारिक उसमें कोई खतरनाक चीज नहीं है। परिसंकट में चीज नहीं हो, घर का काम हो रहा हो तो इसकी इजाजत होगी, परंतु एक पाबंदी लगाई है कि बालक अपने विद्यालयीन समय के पश्चात अवकाश के दौरान कार्य कर सकता है। माने स्कूल जाने के पश्चात वो काम कर सकता है, अन्यथा नहीं आप लग सकते हो, ऐसा बोला गया। किसी विज्ञापन, फिल्म, दूरदर्शन या अन्य अन्य किसी मनोरंजन या क्रीड़ा में कलाकार के रूप में 20 शर्तों या सुरक्षा उपाय का अधीन कर सकता है, परंतु बालक का विद्यालय शिक्षा इसमें प्रभावित नहीं करेगा। बाल श्रम संबंधी शिकायत या कार्रवाई कहां की जा सकती है? आप शिकायत कहां करें? तो अधिनियम के धारा 16 इसके अनुसार बोलता है कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी या निरीक्षक या इस अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय में परिवाद कर सकता है। सक्षम न्यायालय से तात्पर्य क्षेत्राधिकार माने जिस एरिया में आपका आता है मजिस्ट्रेट रखने वाले महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवर अनिम्न न्यायालय तथा अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण कर सकता है। आपको याद रखना है कोई भी सक्षम न्यायालय क्षेत्राधिकार आपके क्षेत्र में आना चाहिए, वो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या अवर या अनिम्न न्यायालय होना चाहिए। बालक के कुमार श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1988 के नियम 17 के अनुसार किसी व्यक्ति के अंतर्गत स्कूल प्रबंधन समिति, बालक संरक्षण समिति, पंचायत नगर पालिका से स्कूल अध्यापक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित है जो अपने स्कूल के छात्रों का नियोजन के संबंध में परिवाद कर सकता है। मतलब माता पिता ना हो के कोई दूसरा व्यक्ति ना हो कि स्कूल का मास्टर भी अगर बच्चे को लगता है इसको जबरन काम किया जा रहा है तो वो भी क्या कर सकता है? वो परिवाद कर सकता है, शिकायत कर सकता है। अब है उक्त अपराध का संज्ञेय एवं जमानती। संज्ञेय का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञेय का अर्थ होता है अर्थात जिसको बिना वारंट के, याद रखना, जिसे हम बिना वारंट के भी हम अगर गिरफ्तार कर ले तो संज्ञेय है। यहां पर संज्ञेय माने जिसे बिना वारंट करके कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर ले। जमानती बनाया गया है मतलब जमानत में आप छूट सकते हो, अजमानती नहीं। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा अपराध है, संज्ञेय है या अजमानती है, संज्ञेय है या जमानती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे उठेंगे यहां पर। तो धारा 14 का के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सक्षम पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, और बिना वारंट के जो गिरफ्तार करते हैं उसी को बोलते हैं संज्ञेय अपराध। इस अधिनियम में जमानती होने के संबंध में विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता का प्रथम अनुसूची के द्वितीय भाग में अनुशासित होगा, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध जमानती। बस इतना याद रखना आपको, ये सभी अपराध क्या होंगे? जमानती होंगे। अब आता है यह अपराध समनी है या राजीनामा योग्य है। समनी मतलब यह है कि भाई जेल नहीं, अगर कुछ जुर्माना लगेगा छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता कि बिल्कुल जेल में ही डालोगे, तो भाई अपराध समनी है मतलब इसको छोड़ा जा सकता है। जमानत अमानत देके आप अपना जुर्म कबूल कर रहे हो और आप वो कर रहे हो, जमानत दे रहे हो या राजीनामा कर रहे हो, तो आपको ये जमानत दिया जा सकता है, इसका मतलब है समनी। इस अधिनियम के धारा 14 घ के अंतर्गत अपराध समनी है, ये भी याद रखना। नियम 17 ख में उपशमन की प्रक्रिया को उल्लंघन किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट का आवेदन के साथ भी धनराशि का केंद्रीय सरकार में भुगतान कर अपराध का उपशमन या राजीनामे करा सकता है। निम्नानुसार यदि अभियुक्त द्वारा अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के 50% राशि का संदाय करे, मान अधिकतम जुर्माना कितना है? अधिकतम जुर्माना यहाँ पर 50,000 लगाया गया था, 20,000 से 50,000। अब 50,000 अगर अधिकतम जुर्माना है तो उसका आधा कितना हुआ? आधा हुआ आपका 25,000। तो आप 25,000 रुपए देकर आप इसका समन कर सकते हो। संदेह असफल रहा, अगर मान लो 25,000 आपने नहीं दिया, करने पर अतिरिक्त 25%, इसमें आपका अतिरिक्त 25% अर्थात कुल जुर्माने का 75% राशि भुगतान किया जाता है, तो अपराध का उपशमन किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन बोला गया है और इसमें भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अब आता है कि यदि पीड़ित बच्चा अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य हो तो क्या होगा?
इसमें भी बोला गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित बच्चे यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हो तो ऐसे बच्चों को नियोजित करने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3 और 3 का के अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण की धारा 3 के अंतर्गत भी दंडनीय होगा। मतलब यहाँ पर ये तो लगेगा ही धारा 3 का भी लगेगा। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के जो अधिनियम धारा 3 है वो भी लगा दिया जाएगा अगर बच्चा अनुसूचित जाति जनजाति का है। दस्तावेज एवं साक्ष्य मतलब यह है कि कैसे हम सिद्ध करें कि लड़का 14 वर्ष से कम है। तो ऐसे अपराधों को महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं साक्ष्य बालक का जन्म प्रमाण पत्र या अंक सूची या अन्य जन्म संबंधी प्रमाण पत्र जैसे कोटवारी रजिस्ट्रार माने रजिस्ट्रार कोटवार होते हैं गांव में, लिखते हैं भाई इस जन्म पैदा हुआ, अगर वो भी मिलता है कि भाई इस दिन जन्म पैदा हुआ तो भी चलेगा। इत्यादि जन्म संबंधी कोई प्रमाण ना, अगर मतलब कोई भी प्रमाण ना हो तो उम्र के संबंध में चिकित्सीय प्रमाण पत्र मान चिकित्सा का प्रमाण पत्र देखा जाएगा। नियोजन से जुड़े व्यक्ति या बालक के कार्य करते हुए देखने वाले व्यक्ति का प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी हो सकता है। अधिनियम के उच्च सकारात्मक पहलू भी है। बाल श्रम निषेध अधिनियम संशोधन अधिनियम 2016 भारतीय कानून के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन से कानून के अनुरूप लाया गया। ये ILO श्रम संगठन ILO वो दबाव डाल रहा था जिसके अनुरूप उसको बनाया गया। यह बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध की वकालत करता ताकि बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत अनिवार्य बुनियादी शिक्षा मिल सके। इसके अलावा कानून के पारिवारिक व्यवसाय की वास्तविकता को स्वीकार किया और बच्चों को अपने माता पिता को अपने पारिवारिक व्यवसाय चलाने में सहायता करने की अनुमति दी है। इसमें युवाओं को काम पर रखने के लिए दंड का सख्त कर दिया गया और बाल श्रम को दंडनीय अपराध बना दिया गया। कुछ आलोचना भी है, अधिनियम की आलोचना भी की गई है। इसमें खतरनाक व्यावसायिक संख्या 83 से घटाकर केवल 3 कर दी। क्वेश्चन बन सकता है पहले कितनी थी? 1986 वाला जो अधिनियम में 83 ऐसी जो व्यवसायिक खतरनाक व्यावसायिक संख्या जो था 83 था। अब जो 16 में संशोधन हुआ उसमें केवल कितना रखा गया? 3 कर दिया गया। 3 के अंदर 83 को घटा के मात्र 80 घटा दिया गया पूरा पूरा। और 3 कौन सा है? खनन, विस्फोटक और कारखाना अधिनियम वर्णित व्यवसाय, माने खनन, विस्फोटक और कारखाना अधिनियम वर्णित व्यवसाय को ही रखा गया। यहाँ युवाओं के लिए खतरनाक रासायनिक मिश्रण सुविधाओं, बैटरी रिसाइकलिंग इकाइयों और अन्य स्थानों पर काम करने द्वारा द्वार खोलता है। मतलब ये केवल कारखाना में विस्फोटक 3 चीज को दायरे में लाया गया, मैंने बाकी चीज में इसको बच्चे लोगों को रखने का यहाँ पर द्वार खोल देता है। ये इसका प्रॉब्लम था कि ऐसा किया जा सकता है। घर में अगर ऐसा काम चल रहा है तो घर में तो छूट है तो ऐसा में करवा सकते हैं बच्चों लोगों को, ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा खतरनाक व्यवसाय में वर्तमान सूची सरकारी अधिकारियों को विवेक पर हटाने का अधीन, माने सरकारी अधिकारी इसको हटा भी सकते हैं और कानून की धारा 4 के अनुसार इन्हें इस साक्ष्य के लिए संसद से संपर्क करने की आवश्यकता भी नहीं। यह आलोचना हो रही थी, इसलिए एक और संशोधन हुआ। इसमें बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 आया। बाल श्रम कानून 2016 के आते ही इसकी आलोचना हो गई। आलोचना की वजह से खतरनाक व्यवसायिक संख्या 83 घटाकर 3 कर दिया जाना और बच्चों को पारिवारिक उद्यानों में काम करने की इजाजत देने से जैसे फैसले शामिल थे। इसके बाद इन कानूनों को कुछ जरूरी बदलाव किए गए। इस कानून में कुछ जरूरी बदलाव किए गए। बदलाव के मुताबिक बच्चे अब स्कूल के बाद केवल 3 घंटे ही पारिवारिक उद्यान में मदद कर सकेंगे। क्वेश्चन बन सकेगा कितने घंटे तक? तो स्कूल के बाद केवल 3 घंटे ही उनसे काम लिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बच्चे शाम 7 और सुबह 8 बजे के बीच, माने शाम 7 से सुबह 8 बजे के बीच पारिवारिक उद्यम में मदद नहीं कर सकते। मैंने शाम 7 से सुबह 8 बजे तक पूरा रात ये इसमें पारिवारिक कामों में उद्यम में काम नहीं कर सकते। अगर उनमें रात में काम हो रहा तो बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। बच्चों या किशोरों के एक कलाकार के रूप में एक दिन में केवल 5 घंटे और बिना आराम के 3 घंटे काम करने की इजाजत दी गई है। किसी भी ऑडियो विजुअल मीडिया निर्माता या किसी वाणिज्यिक व्यवसाय जिसमें बच्चे या किशोर की भागीदारी हो, ऐसा करने के लिए 6 महीने में जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी, ऐसा भी बोला गया है। इसके अलावा किसी भी बच्चे या किशोर को बिना उसकी इच्छा और सहमति के किसी भी ऑडियो विजुअल और स्पोर्ट्स जैसी गतिविधि में भाग लेने के लिए नहीं कहा जाएगा। बाल श्रम पर अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जैसे संस्थानों के लिए बाल श्रम का उन्मूलन प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुई थी। और बाल श्रम संशोधन निषेध अधिनियम 2016 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने ILO के 2 बुनियादी संधियों कन्वेंशन नंबर 138 और कन्वेंशन नंबर 182, ये दोनों देख लेना। कन्वेंशन नंबर 138 और कन्वेंशन नंबर 182 के अनुसमर्थन के लिए आधार तैयार किया।
मतलब जो आईएलओ का जितने सदस्य देश थे 183-84 के आसपास, इन लोग जो 100 जो उनकी धारा है, आईएलओ की धारा 138 और 182 में सहमत हुए थे, और आज हमारा जो संविधान जो यहाँ पर हमारा जो ये लगा हुआ अधिनियम बना, इन्हीं दोनों का अनुसमर्थन करता है। इसका आशय ये है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन भी हुआ। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरसी एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जातीयता, धर्म और प्रतिभा की परवाह किए बिना हर बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को रेखांकित करता है। भारत में अन्य बाल श्रम कानून कार्यक्रम भी देख लेते हैं। बाल श्रम राष्ट्रीय नीति 1987 जारी हुई थी। 1987 में बाल मजदूरी के लिए विशेष नीति बनाई गई, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 चर्चा कर चुके हैं। इसमें आयु या व्यवसाय की सीमा के बिना देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में कामकाजी बच्चे शामिल है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी 2007, इस योजना के तहत 9 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को काम करने से रोका जाता है और उन्हें एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केंद्र में दाखिला दिया जाता है, जहां उन्हें प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि मुख्य धारा से पहले औपचारिक शिक्षा प्रणाली प्रदान की जाती है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 आया ने राज्य के लिए अनुसूचित सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया कि 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार प्राप्त हो। खान अधिनियम 1952 में भी रोका गया। 18 वर्ष से कम आयु के बालकों से किसी खदान में मजदूरी कराने पर रोक लगाता है। पेंसिल पोर्टल 2017 नो चाइल्ड लेबर हेतु प्रभावी प्रवर्तन मंच बना। पोर्टल पेंसिल पोर्टल नो चाइल्ड लेबर के प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक मंच है जो बाल श्रम को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य, जिला सरकार, सिविल सोसाइटी, आम जनता को बाल श्रम संबंधी समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में शामिल कराना है। यह बाल श्रम अधिनियम और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी योजना को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में भारत ने बाल श्रम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2 समझौते 138 रोजगार के लिए न्यूनतम आयु और 182 बाल श्रम के सबसे निकटतम रूप के तहत बाल श्रम को खत्म करने की क्या की है, पुष्टि की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।